हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र सिरस्वा अलोंग विद उड़ान डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ समाचार जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज़ जो कि आपका जीएस पेपर थर्ड के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। टीडीबी कोविड-19 नैदानिक किट के उत्पादन में वृद्धि हेतु स्वदेशी कंपनी के सहयोग को मंजूरी मिल चुकी है। सब्जेक्ट आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति। फॉर प्रीलिम्स कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति पर श्वेत पत्र। फॉर मेंस स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टीडीबी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी की एक वैधानिक संस्था ने उनके द्वारा विकसित किए गए कोविड-19 नैदानिक किट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन पुणे को वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की है। कंपनी ने कोविड-19 से निपटने की दिशा में तकनीकी रूप से नवीन संसाधनों के प्रस्तावों के लिए मिले निमंत्रण के जवाब में एक आवेदन प्रस्तुत किया है। फॉर प्रीलिम्स ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिसमें आप देख सकते हो प्रतिदिन 30,000 परीक्षण से बढ़कर 1 लाख परीक्षण प्रतिदिन हो जाएगी। इसके अलावा इसकी खोज को लेके भी ये परीक्षण करती है जो स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के लिए भी है। फॉर इकोनॉमिक्स प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 20 मार्च 2020 को भारतीय कंपनियों और उद्यमों से निरीक्षण, संक्रमण निवारण, नियंत्रण, प्रयोगशाला सहयोग और विशेष रूप से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए गंभीर रूप से बीमार रोगियों के अलगाव और वेंटिलेटर प्रबंधन के संदर्भ में तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के लिए आवेदन मंगाया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस आह्वान का मुख्य निरीक्षण, संक्रमण निवारण, नियंत्रण, प्रयोगशाला सहयोग और विशेष रूप से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए गंभीर रूप से बीमार रोगियों के अलगाव और वेंटिलेटर प्रबंधन के संदर्भ में तैयारियों के लिए राष्ट्र की मुख्य क्षमताओं को मजबूती प्रदान करना था। चूँकि इस समय महत्वपूर्ण आवश्यकता परीक्षण, अलगाव और संपर्क ट्रेसिंग को आगे बढ़ाना है जिससे संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने प्राथमिकता के आधार पर इन श्रेणियों से संबंधित प्रस्तावों के पहले सेट को संसाधित कर लिया है और आईआईटी, आईआईएससी, एम्स, आईसीएमआर, डीएसटी और डीबीटी जैसे सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों के द्वारा किए गए कड़े मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद समर्थन को अंतिम रूप दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन। ये क्या है? कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन प्रभावी साबित हो सकती है। बड़े पैमाने पर इस मशीन का उत्पादन करने के लिए इसकी तकनीक को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL को सौंपा गया है। चंडीगढ़ स्थित CSIO वैज्ञानिक द्वारा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। यह इलेक्ट्रॉनिक डिसइंफेक्शन मशीन स्थिर वैद्युतिक रूप से आवेशित अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य कणों का छिड़काव कर सकती है। इस मशीन के उपयोग से संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों से किसी सतह को मुक्त किया जा सकता है। इसमें किसी भी दवा का उपयोग छिड़काव के लिए किया जा सकता है। मशीन से 10 to 20 माइक्रोन आकार के सूक्ष्म द्रव कणों का छिड़काव कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाली इस तरह की दूसरी मशीनें आमतौर पर 40 से 50 माइक्रोन आकार के द्रव कणों का छिड़काव कर पाती है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के अनुसार वायरस के समय किए गए कामों ने हमें गति, दक्षता और गुणवत्ता के साथ उद्देश्य की एक अभूतपूर्व तीव्रता हासिल करना सिखाया, जिसको कोविड-19 के बाद एक नया सामान्य व्यवहार बन जाना चाहिए। इस कार्य के लिए ऊर्जावान और विशेषज्ञता वाले युवा पेशेवरों वाली टीम हमेशा काम करती है।
रियल टाइम पीसीआर आधारित आणविक नैदानिक किट फ्लू जैसे लक्षणों और नमूनों से कोविड-19 का खोज और परीक्षण करती है। नेक्स्ट इज लॉकडाउन के दौरान बाल दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि हुई है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सब्जेक्ट आपका बाल अधिकार, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड है। फॉर प्रीलिम्स बच्चों के विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस एवं बाल अधिकार से जुड़े मुद्दे। फॉर मेंस लॉकडाउन के बाद से बच्चों के विरुद्ध हिंसा का बढ़ना। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस.ए. बोबड़े को एक पत्र लिखा गया जिसमें उनसे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बाल दुर्व्यवहार के मामलों की संख्या में वृद्धि पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। 2 वकीलों द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान हालांकि अपराध की कुल दर नीचे चली गई, लेकिन बच्चों से दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाओं में तेज़ी आई है। कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान इन बच्चों के लिए खतरा बढ़ता जाता है क्योंकि वे अपने घरों को छोड़ने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो ये देख लीजिए आप। आइए इधर देखते हैं वायलेंस एट होम टॉप्स चार्ट देख लीजिए। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ 100, रेप्स 86, सेक्सुअल हरासमेंट 2, डोमेस्टिक वायलेंस 146, चाइल्ड मैरिजेस 2, किडनैपिंग 10, साइबर क्राइम 1, डोरी हरासमेंट 2, अदर्स 8। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस 357। इनमें से 146 जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं। ओके, सो न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र बच्चों के अधिकार की रक्षा और उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर संज्ञान ले। इसके अलावा दिशा निर्देश भी दिए गए हैं अधिकारियों को। इसके अलावा बाल शोषण महामारी के समय गैर सरकारी संगठन जो बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करते हैं उनके कार्य करने की ज़रूरत है। वकीलों ने कहा पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन अवधि के दौरान चाइल्ड लाइन इंडिया हेल्पलाइन को 92,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं जिसमें बच्चों से दुर्व्यवहार की सुरक्षा की मांग की गई है। बताया गया है कि 24 मार्च से 50% से ज़्यादा कॉल में बढ़ोतरी हुई है। पत्र में आगे कहा गया है कि लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए सरकार द्वारा अब तक कोई अधिसूचना, दिशा निर्देश, सकारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं और ऐसे बच्चे हैं जिन्हें देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता है। देश भर में लॉकडाउन के दौरान बच्चों के विरुद्ध उत्पीड़न व हिंसा के मामलों में इजाफा हुआ। नेक्स्ट इज़ व्हेन चिल्ड्रन कॉल फॉर केयर एंड काउंसलिंग। देखिए फर्स्ट इज़ अपन डेटा लेते हैं चाइल्ड मैरिज का देखें तो 2169 एंड फिजिकल अब्यूज़ 1159। दीज आर द नंबर ऑफ केसेस। आप देख सकते हो चाइल्ड लेबर का भी। और इसके अलावा 4 चाइल्ड बॉन्डेड लेबरर्स रेस्क्यू भी किए गए हैं चाइल्ड। कॉल की बात करें तो 2016-17 में 1098 है और ओवरऑल कॉल्स की बात करें तो 8067 है। इसके अलावा आप ये डेटा देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे वायलेंस बढ़ रहा है। पिछले 11 दिनों में चाइल्ड लाइन इंडिया हेल्पलाइन पर 90,000 शिकायतें मिली हैं जो दिखाता है कि इस अवधि में न सिर्फ महिलाओं बल्कि बच्चों के विरुद्ध भी अत्याचार बढ़ रहा है। चाइल्ड लाइन इंडिया की उपनिदेशक ने बताया कि 24 से 31 मार्च के बीच चाइल्ड लाइन 1098 हेल्पलाइन को पूरे देश से 3.07 लाख शिकायतें मिली हैं। इनमें से 30% बच्चों के विरुद्ध उत्पीड़न हिंसा को लेकर दर्ज कराई गई। ऐसे करीब 92,105 कॉल हेल्पलाइन पर आई। ये आंकड़े जिलों की बाल संरक्षण इकाइयों के लिए आयोजित कार्यशाला के दौरान साझा किए गए हैं। लॉकडाउन के बाद अन्य जो शिकायतें आई हैं उनमें 11% शारीरिक स्वास्थ्य, 8% बाल श्रम, 8% बच्चों के भाग जाने व 5% बच्चों के बेघर होने से जुड़ी है। इसके अलावा 1677 कॉल कोरोना वायरस से जुड़े सवालों को लेकर दर्ज की गई है। वहीं 237 लोगों ने बताया कि वे बीमार और उन्हें मदद की आवश्यकता है। हेल्पलाइन को लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवा घोषित किया गया है। इसके अलावा ये डेटा देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज़ बच्चों को सुरक्षा की आवश्यकता पे ध्यान देना चाहिए।
समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को निम्न प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्राप्त हो। आपकी नज़र में आए तो आप भी कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट इज़ शोषण, सेकेंड इज़ अपमान, थर्ड इज़ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, फोर्थ इज उपेक्षा, फिफ्थ इज सामाजिक, आर्थिक, यहाँ तक कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सभी बच्चों की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। उनमें से कुछ बच्चों की स्थिति ज़्यादा ही संवेदनशील होती है जिस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ भारत में बच्चों के लिए किए गए प्रावधान भारतीय संविधान में प्रदत्त राइट्स क्या हैं ये देख लेते हैं। ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान ने सभी बच्चों के लिए कुछ अधिकार निश्चित किए हैं जिसे विशेष रूप से उनके लिए संविधान में शामिल किया गया है। ये अधिकार क्या क्या हैं? 6 to 14 वर्ष की आयु समूह वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अंडर आर्टिकल 21A। 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चे को किसी भी जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा का अधिकार अंडर आर्टिकल 24। आर्थिक ज़रूरतों के कारण जबरन ऐसे कामों में भेजना जो उनकी आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है उससे सुरक्षा का अधिकार अंडर आर्टिकल 39E। समान अवसर व सुविधा का अधिकार जो उन्हें स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठापूर्ण माहौल प्रदान करे, उनका स्वस्थ रूप से विकास हो सके, साथ ही नैतिक और भौगोलिक कारणों से होने वाले शोषण से सुरक्षा का अधिकार अंडर आर्टिकल 39F। साथ ही बात करें तो उन्हें भारत के वयस्क पुरुष एवं महिला को समान नागरिकता का अधिकार प्राप्त है, जैसे समानता का अधिकार अंडर आर्टिकल 14, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अंडर आर्टिकल 15, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की सम्यक प्रक्रिया का अधिकार अंडर आर्टिकल 21, जबरन बंधुआ मजदूरी में रखने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार अंडर आर्टिकल 23, सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से समाज के कमज़ोर तबकों में सुरक्षा का अधिकार अंडर आर्टिकल 46। राज्य को चाहिए कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए अंडर आर्टिकल 15(3), अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करें अंडर आर्टिकल 29, समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देना अंडर आर्टिकल 46, आम लोगों के जीवन स्तर और पोषाहार स्थिति में सुधार लाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु व्यवस्था करें अंडर आर्टिकल 47। संविधान के अलावा भारत में कई ऐसे कानून हैं जो विशेष रूप से बच्चों के लिए बने। एक जिम्मेदार शिक्षक और नागरिक होने के नाते आप उन्हें उसकी महत्ता को अवश्य जानते हैं। नेक्स्ट इज़ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। बाल अधिकारों पर बने अंतर्राष्ट्रीय कानून की महत्वपूर्ण पहल यह है कि यह बाल अधिकार पर हुए संयुक्त राष्ट्र संयोजन से संबंध है जिसे CRC कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारतीय संविधान व विधि विधान के साथ मिलकर तय करते हैं कि बच्चों को वास्तव में क्या अधिकार होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ मानव अधिकार सभी लोगों के लिए जिसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यद्यपि विशेष दर्जे के कारण बच्चों को वयस्क से अधिक सुरक्षा और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। साथ ही बच्चों के लिए कुछ विशेष अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इज़ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं। आइए देखते हैं। फर्स्ट इज़ 18 वर्ष की उम्र तक के लड़के लड़कियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है, भले ही वे विवाहित हो और उनके अपने बच्चे भी हो। बच्चों के बेहतर हित, भेदभाव रहित जीवन, बच्चों के विचारों का सम्मान के सिद्धांत पर सम्मेलन निर्देशित हो। यह परिवार के महत्व तथा ऐसे वातावरण के निर्माण पर जोर देता है जो बच्चों के स्वस्थ विकास और उन्नति में सहायक हो। इसमें सरकार पर यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि वे बच्चों के प्रति समाज में स्वच्छ और समान व्यवहार को सुनिश्चित करें। नेक्स्ट इज़ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR समस्त विधियाँ, नीतियाँ, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप हो, जैसा कि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट इस बालक को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ष में शामिल व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम 2005 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम
के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। आयोग अधिकारों पर आधारित संघर्ष की परिकल्पना करता है, राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में प्रवाहित होता है, जिसके साथ राज्य, जिला और खंड स्तरों पर परिभाषित प्रतिक्रिया भी शामिल है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टताओं के प्रकाश में प्रत्येक बालक तक पहुँचे बनाने के उद्देश्य से इसमें समुदायों तथा कुटुंबों तक गहरी पेट बनाने का आशय रखा गया तथा अपेक्षा की गई है कि क्षेत्र में हासिल किए गए सामूहिक अनुभव पर उच्चतर स्तर पर सभी प्राधिकारियों का विचार किया जाएगा। इस प्रकार आयोग बाल तथा उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए एक अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था निर्माण प्रक्रियाओं, स्थानीय निकायों और समुदाय स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिए सम्मान तथा इस दिशा में वृहद सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाल दुर्व्यवहार के मामलों की कुल में 50% की बढ़ोतरी हुई है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, अतः उनकी सुरक्षा, संरक्षण और विकास पूरे समाज का दायित्व है। सरकार को बच्चों से संबंधित कानूनों, अधिकारों को समुचित तरीके से लागू करना चाहिए तथा परिस्थितियों की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। बच्चों के विरुद्ध हिंसा, शोषण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। समाज का बच्चों के विरुद्ध हिंसा और इन पर लोगों का चुप रहना नैतिक पतन है। अतः लॉकडाउन के दौरान बच्चों के विरुद्ध उत्पीड़न, हिंसा मामलों का बढ़ना चिंता का विषय। प्रशासन के साथ साथ आम सहभागिता के साथ इसे रोका जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज कोविड इंडिया सेवा लॉन्च की गई है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2nd and 3rd। सब्जेक्ट आपका स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी। फॉर प्रीलिम्स कोविड इंडिया सेवा से जुड़े फैक्ट्स। फॉर मेंस केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया। देखिए चर्चा में क्यों है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया, जो इस महामारी से निपटने के बीच करोड़ों भारतीयों के साथ संवाद का सीधा प्लेटफॉर्म है। इस पहल का उद्देश्य वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाता है। किसको सक्षम बनाता है? ई डिलीवरी गवर्नेंस को। अन्य फैक्ट्स की बात करें, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसी मौजूदा संकटपूर्ण परिस्थितियों से बड़ी तेज़ी से नागरिकों के अनगिनत प्रश्नों का जवाब देना है। आप हेल्थ मिनिस्टर का ट्वीट भी देख सकते हो यहाँ। ओके, नेक्स्ट इज उन्हें वास्तविक समय में समाधान के लिए संबंधित प्राधिकारी को सौंप देता है। मैं नागरिकों के सवालों का वास्तविक समय पर जवाब देने के लिए @कोविड इंडिया सेवा को लॉन्च करने की घोषणा कर रहा हूँ। ये अपने हेल्थ मिनिस्टर का एक ट्वीट है। नेक्स्ट इज़ सामाजिक दूरी के साथ इंडिया फाइट कोरोना में एक ट्विटर सेवा सॉल्यूशन अपनाकर एक ठोस ऑनलाइन प्रयास करके काफ़ी पसंद है। ये अपने हेल्थ मिनिस्टर का ट्वीट है। आइए देखते हैं कोविड इंडिया सेवा जो ट्विटर पे है, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना हो जिसमें संभवतः रोग के लक्षण है लेकिन वह इस बात के बारे में अनिश्चित है कि मदद के लिए कहाँ जाए, तो वैसी स्थिति में आप इसकी हेल्प ले सकते हो। @कोविड इंडिया सेवा, इसकी आप हेल्प ले सकते हो। लोग @कोविड सेवा पर ट्वीट करके अपने प्रश्नों का उत्तर भी पा सकते हो। ओके, इसके अलावा इसका कंक्लूज़न देख लीजिए आप। नेक्स्ट इज़ कोविड-19 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति पर श्वेत पत्र। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और ये आपके जीएस पेपर 3rd के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति। फॉर प्रीलिम्स कोविड-19 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति पर श्वेत पत्र। फॉर मेंस भारतीय किसान खेतों में कोरोना से लड़ने वाले सच्चे योद्धा। इस पे आपको ऐसे भी मिल सकता है।
ऐसे में लिख सकते हो आप, फार्मिंग से रिलेटेड आए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आए, किसानों से रिलेटेड ऐसे आए तो वहाँ भी लिख सकते हो आप। चर्चा में क्यों है? प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद DIFAC भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत एक स्वायत्त प्रौद्योगिकी थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना भविष्य के लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से की गई है। TIFAC कोविड-19 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति के लिए एक श्वेत पत्र तैयार कर रहा है। आइए प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ये दस्तावेज मुख्य रूप से मेक इन इंडिया की पहल को मजबूत बनाने, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण, प्रौद्योगिकी संचालित व पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को विकसित करना, बेहतर ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था, आयात में कमी, AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाने पर केंद्रित है। इसे शीघ्र ही सरकार के निर्णय लेने वाले प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आइए देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है। महामारी का प्रकोप विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था दोनों के मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। इस प्रभाव विनिर्माण से लेकर व्यापार, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सहित लगभग सभी क्षेत्रों पर पड़ा है। आर्थिक प्रभाव की सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि महामारी का प्रकोप कितना अधिक होता है और इसके नियंत्रण के लिए राष्ट्र की रणनीति कितनी प्रभावी है। नेक्स्ट इज मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम और सामाजिक आर्थिक कल्याण, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट इज़ कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। कोविड-19 के बाद इसके प्रभाव को कम करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों की खोज के लिए राष्ट्र प्रयासरत है। वे ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए भविष्य की रणनीति भी तैयार करके रहें। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ श्वेत पत्र। श्वेत पत्र क्या है? श्वेत पत्र एक प्रकार का आधिकारिक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें सरकार या कोई अन्य संस्था किसी विषय, मुद्दे, नीति अथवा समस्या पर अपनी जानकारी, सोच व विचारों को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट इज श्वेत पत्र में एक विषय से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियों का समावेश होता है, जिससे पाठकों को एक मुद्दे को अच्छी प्रकार से समझने, उनका समाधान तलाशने व कोई निर्णय लेने में सहायता मिलती है। श्वेत पत्र इस शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रिटेन से हुई है। सन 1922 में चर्चिल व्हाइट पेपर संभवतः पहला श्वेत पत्र था। यह दस्तावेज इस बात की सफाई देने के लिए था कि ब्रिटिश सरकार यहूदियों के लिए फ़िलिस्तीन में एक नया देश इज़राइल बनाने के लिए 1917 की बालफोर घोषणा को किसी तरह असली जामा पहनाने जा रही है। सन 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला हुआ था, इसके बाद 1948 में भारत सरकार ने एक दस्तावेज जारी करके अपनी तरफ से पूरी स्थिति को स्पष्ट किया था। मई 2012 में भारत सरकार ने काले धन पर 2018 में रेलवे को लेकर श्वेत पत्र जारी किया। इसके अलावा भी अनेक विषयों पर श्वेत पत्र जारी हुए हैं। किसी नीति को लागू करने से पहले उसके बारे में सभी तरह की जानकारियाँ देने के लिए सरकार श्वेत पत्र जारी कर सकती है। विपक्ष द्वारा भी सरकार पर किसी विषय के संबंध श्वेत पत्र जारी करने का दबाव बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज गैर सरकारी संस्था भी श्वेत पत्र जारी कर सकती है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। भारत में अब तक इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए अच्छी तरह से सोचे गए कदम उठे हैं। प्रारंभिक चरण में लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी सरकारी विभागों, अनुसंधान संस्थानों, सिविल सोसाइटी निकायों और सबसे महत्वपूर्ण देश के नागरिकों ने एक साथ मिलकर कोविड-19 के प्रभाव को अधिकतम सीमा तक कम करने के लिए हाथ मिलाया है। कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए TIFAC आगे का रास्ता दिखाने में मदद करेगी। नेक्स्ट इज कोविड-19 की वजह से वैश्विक भूखमरी
दोगुनी हो गई है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर फर्स्ट एंड थर्ड। आइए बात करते हैं सब्जेक्ट आपका खाद्य सुरक्षा फॉर प्रीलिम्स। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा से जुड़े तथ्य, इससे रिलेटेड फैक्ट्स याद रखने हैं आपको। फॉर मैन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक भूखमरी कोविड-19 की वजह से दोगुनी हो सकती है। चर्चा में क्यों है? तो देखिए, खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 265 मिलियन हो सकती है। ये आंकड़े बता रहे हैं। पर्यटन, राजस्व, यात्रा और कोरोना वायरस महामारी से जुड़े अन्य प्रतिबंधों के प्रभाव से इस वर्ष लगभग 130 मिलियन लोगों को भूख से मरने की आशंका है, जो पहले से इस श्रेणी में लगभग 135 मिलियन है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान, मूल्यांकन और निगरानी के प्रमुख ने कहा कि कोविड-19 संभावित रूप से लाखों लोगों के लिए विनाशकारी है, जो पहले से ही संकट में थे। नेक्स्ट इज अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कोरोना वायरस के संकट से पूरा विश्व जंग लड़ रहा है और इसके अनुमान है कि पेट पर भोजन न पाने वालों की संख्या 2020 में बढ़कर 26.5 करोड़ हो सकती है। यह संख्या 2019 में 13.5 करोड़ से 13 करोड़ अधिक है, जस्ट डबल। और ये 55 देशों में 13.5 करोड़ लोगों के सामने भोजन की कमी का गंभीर संकट था और उनकी स्थिति पूर्णतः मानवीय विपत्ति थी। यह संख्या इससे पिछले साल से 2 करोड़ ज़्यादा थी। इसके अलावा आइए बात करते हैं भारत की स्थिति। यहाँ देखते हैं भारत की स्थिति। सरकार ने जुलाई से शुरू होने वाले 2021 फसल वर्ष के लिए खाद्यान्न उत्पादन को वार्षिक 2% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत के मौसम विभाग ने सामान्य मानसून की भविष्यवाणी के बाद लक्ष्य हासिल करने का भरोसा है। सरकार ने वार्षिक खरीफ सम्मेलन में लक्ष्य जारी करते हुए कृषि आयुक्त ने कहा कि 2021 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 298.3 मिलियन टन, जिसमें खरीफ सीजन में 149.92 मीट्रिक टन और रबी के दौरान 148.4 मीट्रिक टन शामिल है। 2019-20 में उत्पादन 291.1 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 291.95 मीट्रिक टन था। पिछले साल के लक्ष्य को मामूली रूप से सालाना 10 लाख टन से कम बढ़ाया गया था। ओके, वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की बात करें, क्वार्टर 3 में अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन 3.5% बढ़ा है, जबकि वित्त वर्ष 2015 के दूसरे तिमाही में 3.1% था। हालांकि सरकार समग्र कृषि विकास को बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक भरपूर फसल पर दांव लगा रही है, लेकिन हाल के वर्षों में मजबूत उत्पादन किसानों के लिए लाभ में तब्दील नहीं हुआ है, क्योंकि कीमतें दबी हुई थी। नेक्स्ट इज़ IMD ने इस साल की मानसून वर्षा का अनुमान 88 सेंटीमीटर की लंबी अवधि की औसत का 100% है। जून सितंबर के मानसून सीजन में भारत की वार्षिक वर्षा में 70% से अधिक हिस्सेदारी होती है। इसे कृषि क्षेत्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लगभग 55% कृषि भूमि वर्षा आधारित है। ओके, इसके अलावा मौसम ब्यूरो के अनुसार LPA के 96% और 104% के बीच की बारिश को सामान्य माना जाता है। LPA के 90 से 96% को सामान्य से नीचे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एजेंसी मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में 2020 के लिए क्षेत्र और महीने के अनुसार पूर्वानुमान जारी करेगी। इसके अलावा 2014 में सत्ता संभालने के बाद NDA सरकार ने देश की कृषि नीति को उत्पादन केंद्रित से आयकर केंद्रित करने की घोषणा की और 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने सहित कई कदमों की घोषणा की। हालांकि उच्च अनाज उत्पादन पर निरंतर जोर पिछले 6 वर्षों ने सरकार की अनिच्छा को साबित करने का कोई मौका दिया है, भले ही वह पंजाब या हरियाणा के किसानों के लिए पानी से चलने वाली धान की फसल को स्थानांतरित करने की योजना चली हो।
वित्त वर्ष की क्वार्टर थर्ड में अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन 3.5% बढ़ा, जबकि वित्त वर्ष 2015 में दूसरी तिमाही में 3.1% था। महत्वपूर्ण कारकों में से एक है बागवानी और संबद्ध गतिविधियों में वृद्धि की भी कृषि क्षेत्र की समग्र प्रगति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। एक इसके अलावा आप ये मिलियंस मोर आर लिविंग हंगर and hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture. Two-thirds of extremely poor employed workers worldwide are agriculture workers. Two-thirds of undernourished people worldwide live in two regions. First is Africa, सब सहारन अफ्रीका जो है अफ्रीका का, और साउदर्न एशिया। अफ्रीका की बात करें तो 237 मिलियन और साउदर्न एशिया की बात करें तो 277 मिलियन पीपल। इसके अलावा 22%, ये डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसे। 22% मीन्स 149 मिलियन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टन्ड and 5.9% 40 million of children under 5 are overweight. 7.3% of 49 million of children under 5 are affected by wasting. Okay, so ये डेटा आपको बता सकता है कि हंगर का कितना बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। इसके अलावा नाबार्ड द्वारा जारी की गई 2018 में अखिल भारतीय वित्तीय समावेश सर्वेक्षण के अनुसार केवल 48% ग्रामीण परिवार कृषि परिवार से हैं। कृषि कार्यों से 5,000 रुपये अर्जित करने वाला परिवार के आधार पर एक फार्म हाउस को परिभाषित किया गया है। यह भी कहता है कि केवल 12.7% किसान परिवारों को एक स्रोत से आय होती है, जबकि शेष परिवार कई स्रोतों से कमाते हैं। कृषि परिवारों ने अपनी आय का 35% खेती से कमाया, जबकि मजदूरी से कमाई गई 34% योगदान दिया। आय के अन्य स्रोतों में सरकारी निजी सेवा 16%, पशुधन 8%, अन्य गतिविधियां 7% शामिल है। ओके, नेक्स्ट इज 2021 के लिए चावल के उत्पादन का लक्ष्य 117.5 मीट्रिक टन, 106.5 मीट्रिक टन गेहूं, दाल का 25.6 मीट्रिक टन और मोटे अनाज का 48.7 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। सोयाबीन को छोड़कर अन्य सभी फसलों के बीज अधिशेष में उपलब्ध है और उर्वरक की उपलब्धता की आवश्यकता से अधिक है। सोयाबीन के बीज की उपलब्धता 27.2 लाख क्विंटल के अनुमान से 3.2 लाख क्विंटल कम है। केंद्र ने बिहार, झारखंड, ओडिशा, मणिपुर और अन्य उत्तरी पूर्वी राज्यों में सोयाबीन की फसल लगाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में तिलहन की फसल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के 45 ज़िलों में उगाई जाती है। नेक्स्ट इज भारत में खाद्य सुरक्षा। FFO के अनुसार 2 अप्रैल 2020 तक दुनिया में अनाज का कुल स्टॉक लगभग 861 मिलियन टन था। यह स्टॉक टू यूज रेशियो SUR यानी स्टॉक के रूप में उपलब्ध उपभोग के अनुपात में 30.7% को बताता है। FFO इसे आरामदायक मानता है। गेहूं, चावल और मोटे अनाजों के लिए SUR क्रम से 35.3%, 35.1%, 26.9% थे, लेकिन विश्व स्टॉक राष्ट्रीय स्टॉक से अलग। वैश्विक गेहूं के स्टॉक का लगभग 55% चीन के पास है, 52% चीन के पास है, और वैश्विक चावल के स्टॉक का लगभग 20% भारत के पास है। यदि वैश्विक शेयरों के प्रमुख धारक एहतियाती मोड़ और निर्यात बंद करने का निर्णय लेते हैं और यदि लॉकडाउन लंबे समय तक रहता है तो चावल आयात पर निर्भर देशों को नुकसान होगा। इसके अलावा गेहूं के प्रमुख निर्यातक कजाकिस्तान के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सबसे बड़े गेहूं निर्यातक रूस को अपने निर्यात को प्रतिबंधित करने की उम्मीद है। चावल के तीसरे सबसे बड़े निर्यातक वियतनाम ने अपने निर्यात को रोक दिया है, जिससे वैश्विक चावल निर्यात में 15% की कमी आएगी। अगर भारत और थाईलैंड भी निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हैं तो चावल की विश्व आपूर्ति में तेज़ी से गिरावट आएगी। मार्च 2020 में फिलीपींस और यूरोपीय संघ प्रमुख चावल आयातकों ने लगभग 3 महीने तक अपनी आबादी को खिलाने के लिए चावल का आविष्कार किया था। हालांकि अन्य देशों के पास केवल 1 महीने के लिए ही आविष्कार करने के लिए था। अगर 1 महीने में आगे भी तालाबंदी जारी रही तो इन देशों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा।
भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में लगभग 292 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है। 1 मार्च 2020 को भारतीय खाद्य निगम (एनएफसीआई) के साथ गेहूं और चावल का कुल स्टॉक 77.5 मीट्रिक टन था। खाद्यान्न भंडार के लिए बफर मानदंड यानी परिचालित स्टॉक और रणनीतिक भंडार 21.04 मीट्रिक टन है। इसी तरह दालों के लिए भारत ने मार्च 2020 के मध्य में 2.25 मीट्रिक टन का स्टॉक था। दोनों ही मामलों में रबी की फसल का अप्रैल 2020 में आने की उम्मीद है और स्थिति में और आसानी होने की उम्मीद है। हमेशा अनिश्चितता का एक तत्व है। अगर मांग और आपूर्ति एक साथ गिरती है तो कीमतें कैसे व्यवहार करेंगी? विभिन्न बाजारों में कीमतें उत्पादन, स्टॉक, आवक और आपूर्ति में व्यवधान की सीमा में काफ़ी अंतर देती है। एफएफओ के अनुसार खाद्य की कमज़ोर मांग और जैव ईंधन की खराब मांग के कारण मक्का की कीमतों में तेज़ी से गिरावट और फेब से मार्च 2020 के बीच विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक में 4.3% और विश्व अनाज मूल्य सूचकांक में 1.9% की गिरावट आई है। हालांकि मार्च 2020 में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में चावल और गेहूं की खुदरा कीमतें बढ़ रही हैं। जिन प्रमुख कारणों की पहचान की गई है वे हैं घरों द्वारा खरीदे जाने की दस्तक, देशों द्वारा निर्यात प्रतिबंध और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को जारी रखना। मांस और अंडे की खुदरा कीमतें भी बढ़ रही हैं। भारत में मार्च 2020 के लिए होलसेल और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक WPI और CPI अभी तक प्रकाशित नहीं हुए। जब ये प्रकाशित होता है तो इसका डेटा आपको ध्यान में रखना है। ओके, भारत में भोजन के लिए WPI और CPI 2019 के मध्य से बढ़ रहे थे, जबकि सब्जी की कीमतों, विशेष रूप से प्याज की कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है। जैन और फेब 2020 में इन सूचकांकों में मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन सब्जियों की कीमतें ऊंची बनी हुई है। अगर लॉकडाउन के कारण खाद्य की कीमतों में वृद्धि होती है तो यह पहले से ही बढ़ रहे मूल्य वक्र के शीर्ष पर होगा। हालांकि पश्चिम के विपरीत भारत में खाद्य कीमतें लॉकडाउन के बाद बढ़ी नहीं हैं, जबकि आपूर्ति में गिरावट आई है, मांग में गिरावट आई है। मुंबई के वासी में APMC मंडी में अगर प्रतिदिन 600 से 700 ट्रक लॉकडाउन से पहले जाते हैं तो लॉकडाउन के बाद लगभग 200 ट्रक प्रतिदिन आते हैं। दिस इज़ अ गैप, देख सकते हो आप, ये बड़ा गैप है। फिर भी मंडी में खाद्यान्नों और सब्जियों के थोक मूल्य स्थिर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खाद्यान्न और सब्जियों की खपत में भारी गिरावट आई है, इसलिए इसी तरह दूध की खपत में भी 10 से 12% की गिरावट आई है। नेक्स्ट इज़ कंक्लूजन। दुनिया में पिछले साल 18.3 करोड़ लोगों के सामने आपदा या प्रकोप होने से भुखमरी की स्थिति में पड़ने का खतरा था। कोरोना वायरस महामारी इसी तरह की आपदा है। दुनिया और भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है, लेकिन जैसा कि वैश्विक व्यापार सिकुड़ता है और आपूर्ति में बाधा बनी रहती है, एक लंबे समय तक लॉकडाउन कई देशों में खाद्य सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। पश्चिमी दुनिया में घबराहट के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही है। भारत में अभी खाद्य पदार्थों की कीमतें नहीं बढ़ रही। भारतीय खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होने से खाद्य पदार्थों की खपत में भारी गिरावट आई है, विशेष रूप से गरीबों द्वारा बंद होने के बाद, यानी मार्च 2020 में खाद्य मुद्रास्फीति कम हो सकती है। कोविड-19 संभावित रूप से लाखों लोगों के लिए विनाशकारी है जो पहले से ही संकट में थे। नेक्स्ट इज कोविड-19 से निपटने के लिए G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक, जो GS पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। कोविड-19 से निपटने के लिए G20 देशों के लिए कृषि मंत्रियों का असाधारण बैठक फॉर प्रीलिम्स इम्पोर्टेंट है। G20 के मेंबर कौन कौन से कंट्री है ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर मेंस, भारतीय किसान खेतों में कोरोना से लड़ने वाले सच्चे योद्धा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। चर्चा में क्यों हैं? कोविड-19 से निपटने के लिए G20 देशों के कृषि मंत्रियों की 21 अप्रैल 2020 को असाधारण बैठक हुई। इसमें खाद्य सुरक्षा, संरक्षा और पोषण पर इस महामारी के प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान खाद्य अपव्यय एवं नुकसान से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संकल्प लिया गया।
फॉर प्रीलिम्स फैक्ट देख लीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में भारत की ओर से ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। इसी दौरान श्री तोमर द्वारा जानकारी दी गई कि भारत विभिन्न देशों में इस संकट से निपटने के लिए सहयोगी देशों में सबसे आगे है और अपने नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि मंत्रालय भी इससे पीछे नहीं था। श्री तोमर ने इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध सभी देशों से एकजुटता के साथ लड़ने का आह्वान किया। ये बैठक सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई। सऊदी अरब के पर्यावरण, जल एवं कृषि मंत्री श्री अब्दुल रहमान अल फाजली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसमें सभी G20 सदस्यों, कुछ अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विचार विमर्श में भाग लिया। इस बैठक की प्रमुख घोषणाओं की बात करें तो बैठक में G20 कृषि मंत्रियों की एक घोषणा भी स्वीकार की गई। G20 राष्ट्रों ने खाद्य अपव्यय और नुकसान के बचने के लिए कोविड-19 की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने का संकल्प लिया और कहा गया कि सीमाओं के पार भी खाद्य आपूर्ति की निरंतरता बनाई रखी जानी चाहिए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए एक साथ काम करने, सीखे गए सर्वोत्तम अभ्यासों और अनुभवों को साझा करने, अनुसंधान, निवेशों, नवाचारों और सुधारों को बढ़ावा देने का भी संकल्प किया कि कृषि और खाद्य प्राणियों को स्थिरता और लचीलापन में सुधार करेंगे। G20 देशों ने महामारी पर नियंत्रण के लिए सख्त सुरक्षा और स्वच्छता उपायों पर विज्ञान आधारित अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश विकसित करने पर भी सहमति व्यक्त की। आइए बात करते हैं भारतीय योगदान की। भारत ने सऊदी अरब द्वारा G20 देशों को किसानों की आजीविका सहित खाद्य आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार करने के लिए एक साथ लाने की पहल का स्वागत किया। भारत ने सामाजिक सुधार, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी कार्यों को छूट देने और आवश्यक कृषि उपज और खाद्य आपूर्ति की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित किया। भारत विभिन्न देशों में इस संकट से सहयोगी देशों में सबसे आगे है और अपने नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय कृषि मंत्रालय भी कतई पीछे नहीं है, बहुत आगे है कंपेयर टू अदर नेशन। प्रधानमंत्री निजी तौर पर विश्व के राष्ट्र प्रमुखों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए तथा इस बैठक में हमें एक ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा जिसके माध्यम से हम समस्त मानव जाति के लिए खाद्यान्न और किसान उत्पादों के लिए आजीविका सुनिश्चित करके G20 इस संकल्प में योगदान देंगे। नेक्स्ट इज किसानों के पक्ष में भारत सरकार। उल्लेखनीय है कि लॉजिस्टिक्स और उत्पादन चक्र में अवरोध के कारण उत्पन्न चुनौतियों से खाद्य सुरक्षा पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। ऐसे में भारत की सशक्त परिसंघीय व्यवस्था और विविधता में एकता अपेक्षा के अनुसार मजबूत होकर सामने आई है। इस संबंध में सभी राज्य अपेक्षित व्यवस्थाओं को निर्धारित करने, केंद्र सरकार के अनुदेशों और फैसलों पर अमल करने के लिए एकजुट है। भारत के लिए कृषि प्राथमिकता का क्षेत्र है तथा आवश्यक कृषि कार्यों की इस आशय के साथ अनुमति की गई है ताकि सामाजिक दूरी, सफाई और स्वच्छता संबंधी आवश्यक नवाचारों की पाबंदी का पालन करते हुए कृषि संबंधित प्रचालनों को जारी रख सके। जब यह महामारी आरंभ हुई थी तब भारत के लिए प्राथमिक चिंता यह थी कि तैयार फसल की कटाई कैसे होगी। भारतीय किसान खेतों में कोरोना से लड़ने वाले सच्चे योद्धा है, जिसके फलस्वरूप 31 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बोए गए 67% से अधिक गेहूं को काट लिया गया है। ये किसानों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन मौसम भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट इज फसल उत्पादन के बाद की तैयारी। तिलहन और दलहन की कटाई पूरी तरह हो चुकी है। ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई पिछले वर्ष समवर्ती अवधि की तुलना में 36% अधिक है। आगामी वर्षों के दौरान बुआई संबंधित आदान राज्यों में पहुंचाए जा रहे हैं, इसलिए हमें एक बार फिर अच्छी फसल होने का विश्वास है। देश में आयात को सहज और सरल बनाने के लिए एक लचीली कार्यपद्धति अपनाई गई है। पादप स्वच्छता प्रमाण पत्रों को डिजिटल प्रक्रिया स्वीकार की जा रही है।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय चावल, गेहूं, फलों और सब्जियों के प्रमुख निर्यातक होने संबंधित अपनी स्थिति को समझते हैं और यह भी जानते हैं कि कई अन्य देश उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भारत पर भरोसा करते हैं। उनका यह भरोसा कायम रहेगा। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। खाद्य सुरक्षा, संरक्षा और पोषण पर महामारी के प्रभाव को लेकर की गई चर्चा खाद्य अपव्यय व नुकसान से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संकल्प। भारत इस संकट से निपटने के लिए सहयोगी देशों से सबसे आगे है। इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध विश्व के सभी देश एकजुटता से लड़ना वर्तमान परिस्थिति की आवश्यकता है। इसे सभी देशों के सहयोग से संभव हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, और फॉर द डे होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और हमारा एक ऐप है उड़ान एकेडमी के नाम से, प्ले स्टोर पे वो डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आप फ्रीली स्टडी मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी सारे कॉम्पिटिशन्स की, वो आप डिस्काउंट अप टू 99% पे ले सकते हैं। सो टेस्ट सीरीज़ लगाइए, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड आप भी वॉरियर बन जाए अपनी स्टडी को लेके। और फॉर द डे बाय बाय, हैव अ नाइस डे।